क्या आपने कभी सोचा है कि 15 साल तक जिस नेता का पूरे राज्य पर एक छत्र राज रहा हो, वो अचानक अपना ही सबसे सुरक्षित गढ़ कैसे हार सकती है? 4 मई 2026 की सुबह जब पूरे भारत की नजरें न्यूज चैनल्स के नतीजों पर टिकी थीं, तब एक ऐसा चमत्कार हो रहा था जिस पर देश के बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी यकीन नहीं हो रहा था। राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर हो चुका था। पश्चिम बंगाल, जिसे एक अभेद्य किला माना जाता था, वहां की सत्ता पलट रही थी। एक ऐसी नेता जिसने लगातार 15 सालों तक राज्य पर राज किया, जिसने 2021 में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को खेला होबे के नारे के साथ रोक दिया था, आज वो खुद बुरी तरह हार रही थी। उनकी पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बंगाल की जनता ने अपनी ही दीदी को सत्ता से बेदखल कर दिया? ये हार कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। इसके पीछे कई सालों का गुस्सा, अनगिनत घोटाले, खौफनाक घटनाएं और भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी मास्टरमाइंड प्लानिंग थी जिसने पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया था। इस कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब बंगाल की किस्मत बदलना शुरू हुई थी। एक ऐसा अतीत जो इतना शानदार था कि उसे जानकर आज का बंगाल देखना और भी ज्यादा दर्दनाक लगता है। 17वीं और 18वीं सदी में बंगाल दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाला 80% कच्चा रेशम अकेले बंगाल से आता था। मशहूर ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मेडिसन की रिसर्च बताती है कि उस वक्त ग्लोबल जीडीपी में अकेले बंगाल का 12% हिस्सा हुआ करता था। भारत को पहला एमए, पहला पीएचडी और पहला डॉक्टरेट इसी बंगाल ने दिया था। जब देश आजाद हुआ तब बंगाल भारत का सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियली डेवलप्ड राज्य था। पूरे देश के इंडस्ट्रियल आउटपुट का 27% सिर्फ बंगाल से आता था। लेकिन फिर राजनीति का एक ऐसा काला दौर शुरू हुआ जिसने इस राज्य को बर्बाद कर दिया। वामपंथी सरकार के शासन में ट्रेड यूनियनों ने एक ऐसी संस्कृति बना दी जहां हर छोटी बात पर स्ट्राइक होती थी। फैक्ट्री के मालिकों को घेरा जाता था और वॉयलेंस को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। बंगाल से इंडस्ट्रीज भागने लगीं और एक कैडर सिस्टम हावी हो गया जहां गुंडागर्दी के दम पर सत्ता चलाई जाने लगी। 34 सालों के कम्युनिस्ट राज में 28,000 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुईं। बंगाल का पढ़ा लिखा युवा खून खराबे और बेरोजगारी से टूट चुका था। राज्य बदलाव के लिए बेताब था और इसी बेताबी के बीच एक युवा महिला चप्पल पहने और सादी सफेद साड़ी में सड़क पर उतर आई। इस महिला के पास कोई बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन सिस्टम से लड़ने की एक जिद थी। उनका नाम था ममता बनर्जी। 1990 में जब हाजरा क्रॉसिंग पर सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने उनके सिर पर जानलेवा हमला किया, तो खून से लथपथ ममता की उस तस्वीर ने बंगाल के हर गरीब के दिल में जगह बना ली। उन्होंने 34 साल पुराने वामपंथी शासन को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। 2006 में जब वामपंथी सरकार ने टाटा मोटर्स के नैनो प्लांट के लिए सिंगूर में किसानों की जमीनें जबरदस्ती छीनी, तो ममता किसानों की मसीहा बनकर सामने आ गईं। 25 दिन की भूख हड़ताल और नंदीग्राम में हुए 14 बेगुनाहों के खून खराबे ने बंगाल की राजनीति को हमेशा के लिए पलट दिया। टाटा को अपना प्लांट गुजरात ले जाना पड़ा, लेकिन ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल की सबसे बड़ी रक्षक के रूप में स्थापित कर लिया। 2011 में वो ऐतिहासिक दिन आया जब वामपंथी सरकार गिरी और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गईं। जनता को लगा कि अब बंगाल के अच्छे दिन आएंगे, अब खौफ का राज खत्म होगा। लेकिन सत्ता का नशा बहुत अजीब होता है। अगर आपको भी का तांडव तो अब शुरू होने वाला था। ममता बनर्जी में तानाशाही प्रवृत्ति के संकेत सत्ता में आने के महज 1 साल के अंदर ही मिलने लगे थे। जाधवपुर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा ने व्हाट्सएप पर ममता बनर्जी का एक कार्टून शेयर किया था। सिर्फ एक कार्टून शेयर करने पर 60 साल के इस प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया और लाइव टीवी पर उन्हें माओवादी तक कह दिया गया। जो ममता बनर्जी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करके सत्ता में आई थीं, वो अब खुद सवाल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। लेकिन सबसे खतरनाक खेल तो जमीनी स्तर पर चल रहा था। सीपीएम का जो हिंसक कैडर पिछले 34 सालों से गांव-गांव में कट मनी वसूलता था और वॉयलेंस करता था, उन्हें पता था कि सत्ता किसके पास है। इसीलिए वो सभी पुराने वामपंथी गुंडे टीएमसी में शामिल हो गए। अब लाल झंडे की जगह टीएमसी का झंडा था।
लेकिन सिस्टम बिल्कुल वही था। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आता तो लोकल कार्यकर्ता का कट मनी फिक्स था। अगर कोई अपना घर बनाना चाहे तो उसे पार्टी के लोकल सिंडिकेट से ही महंगे दाम पर बालू और सीमेंट खरीदना पड़ता था, वरना अगले ही दिन घर की नींव खोद दी जाती थी। गांव-गांव में सरकारी योजनाओं का पूरा सिस्टम एक बहुत बड़े एक्सटॉर्शन रैकेट में बदल चुका था। बिजनेस करना नामुमकिन हो गया था। इसके बावजूद ममता बनर्जी चुनाव जीत रही थीं। इसका सबसे बड़ा कारण था उनका तैयार किया गया महिलाओं का एक ऐसा मजबूत वोट बैंक जो उनकी वेलफेयर स्कीम्स की वजह से उन पर अंधा विश्वास करता था। कन्याश्री, रूपाश्री और लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने गरीब महिलाओं को सीधे तौर पर आर्थिक मदद दी, लेकिन ये स्कीम्स सिर्फ गरीबी को मैनेज कर रही थीं, खत्म नहीं। बंगाल का युवा नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में धक्के खा रहा था और इसी बीच वो घोटाला सामने आया जिसने बंगाल के युवाओं की कमर तोड़कर रख दी। एसएससी भर्ती घोटाला। राज्य के शिक्षा विभाग में मेरिट को किनारे रखकर हजारों नौकरियां उन लोगों को बेच दी गईं जिन्होंने लाखों की रिश्वत दी थी। जब ईडी ने जांच शुरू की तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके करीबियों के घरों से 50 करोड़ रुपए कैश और भारी मात्रा में सोना निकला। नोटों के उन पहाड़ों ने बंगाल की जनता को सन्न कर दिया। कोलकाता हाईकोर्ट ने एक झटके में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नौकरियां रद्द कर दी। सालों से मेहनत कर रहे युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया कि इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि इसकी इंटीग्रिटी ही खत्म हो चुकी है। जब टीएमसी के नेता गिरफ्तार होने लगे तो सरकार ने इसे केंद्र का राजनीतिक बदला बताना शुरू कर दिया। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब ईडी की टीम अपना काम करने पहुंची तो राज्य की पुलिस ने उनका ही रास्ता रोक लिया और उनके काम में रुकावट डाली। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि प्रशासन का ये अड़ियल रवैया लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है। फिर भी बंगाल के ग्रामीण इलाकों की महिलाएं दीदी के साथ खड़ी थीं। वो अब भी सोचती थीं कि उनका रक्षक उनके साथ है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने बंगाल की आत्मा को कंपा कर रख दिया। एक ऐसा सच जिसने महिलाओं के मन में बैठे उस विश्वास को हमेशा के लिए मार डाला। संदेशखाली सिर्फ एक गांव का नाम नहीं था, ये टीएमसी के पतन का सबसे खौफनाक अध्याय था। यहां के लोकल नेता शेख शाहजहां और उसके गुंडों पर आरोप लगे कि वो सालों से स्थानीय महिलाओं को पार्टी ऑफिस में बुलाकर उनके साथ अत्याचार करते थे। लोगों की जमीनें जबरदस्ती छीन ली जाती थीं। जब ये भयानक सच दुनिया के सामने आया तो राज्य की पुलिस 55 दिन तक मुख्य अपराधी को पकड़ ही नहीं पाई। पुलिस उसी राज्य के होम डिपार्टमेंट के अंडर आती थी जिसकी मंत्री खुद ममता बनर्जी थीं। ये एक सीधा संकेत था कि दीदी के राज में महिलाओं को सुरक्षा मिलने की बात सिर्फ एक धोखा है। और इसके बाद आया वो काला दिन जिसने पूरे देश की रूह कपा दी। कोलकाता का सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज। 36 घंटे की लगातार ड्यूटी के बाद थोड़ा आराम करने गई एक 31 साल की महिला ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। घटना इतनी भयानक थी कि शब्द कम पड़ जाते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक था सरकार का रवैया। अस्पताल प्रशासन ने परिवार को बताया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। सबूत मिटाने के लिए क्राइम सीन पर रातों रात कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी गई। शुरू में सरकार ने ताकतवर लोगों को बचाने की कोशिश की और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि खुद मुख्यमंत्री, जो राज्य की गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी थीं, उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ न्याय मांगने के लिए सड़क पर रैली निकाल दी। ये देखकर बंगाल की जनता हैरान रह गई कि सत्ता में बैठे लोग आखिर ऐसा नाटक कैसे कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि अब जो जनता का गुस्सा फूटने वाला था उसने देश की सबसे पुरानी और जिद्दी सरकारों में से एक की नींव हमेशा के लिए हिलाकर रख दी। बंगाल की सड़कें अब ममता बनर्जी के खिलाफ भर चुकी थीं। डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया, स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए। जो महिलाएं लक्ष्मी भंडार के पैसों के लिए दीदी का गुणगान करती थीं, वो अब अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर थीं। लेकिन सवाल ये था कि चुनाव में इस गुस्से को वोटों में कैसे बदला जाए।
क्योंकि टीएमसी का बूथ लेवल का खौफनाक नेटवर्क इतना मजबूत था कि कोई भी आम नागरिक उनके गुंडों के खिलाफ वोट डालने की हिम्मत नहीं कर पाता था। यहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना सबसे बड़ा और सबसे खामोश मास्टर स्ट्रोक खेला। 2021 में करारी हार के बाद बीजेपी जानती थी कि सिर्फ रैलियों और भाषणों से बंगाल का किला फतेह नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की मदद से जमीनी स्तर पर एक ऐसी डीप और सटीक प्लानिंग की जिसने टीएमसी के गुंडों के होश उड़ा दिए। बीजेपी ने पूरे राज्य के 44,000 पोलिंग बूथों का सर्वे किया और उन्हें 3 हिस्सों में बांट दिया और फिर लागू किया भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर, पन्ना प्रमुख सिस्टम। इसे बहुत ध्यान से समझिए। वोटर लिस्ट के हर एक पन्ने पर करीब 30 से 60 वोटर्स के नाम होते हैं। बीजेपी ने उस एक पन्ने की जिम्मेदारी अपने एक भरोसेमंद कार्यकर्ता को दे दी। अचानक से हर 15-20 घरों के बीच बीजेपी का अपना एक आदमी खड़ा हो गया। ये वो आदमी था जो लगातार उन परिवारों के संपर्क में था और उन्हें सुरक्षा का पक्का भरोसा दे रहा था। जब टीएमसी के गुंडे गांव में डराने आते तो लोगों को पता होता था कि उनके साथ उनका पन्ना प्रमुख खड़ा है। इस एक अचूक रणनीति ने टीएमसी के खौफ वाले नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। जनता के मन से डर बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब भारत के चुनाव आयोग ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे बंगाल में पैनिक बटन दबा दिया। 2026 के चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया। घर घर जाकर वोटर लिस्ट की चेकिंग की गई। मकसद था उन मरे हुए, शिफ्ट हो चुके और गैर नागरिक लोगों के नाम हटाना जो सालों से फर्जी वोटिंग के काम आ रहे थे। जब इसके नतीजे आए तो टीएमसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बंगाल की वोटर लिस्ट से करीब 90 लाख नाम काट दिए गए थे। राज्य के वोटर्स की संख्या 12% तक गिर गई। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों में कटे हुए वोटों की संख्या टीएमसी की पुरानी जीत के मार्जिन से भी ज्यादा थी। हालात इतने बिगड़ गए कि सुप्रीम कोर्ट को खुद दखल देकर रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों को यह काम सौंपना पड़ा। टीएमसी ने इसे सर्जिकल स्ट्राइक बताया, लेकिन उनका फर्जी वोट बैंक पूरी तरह तबाह हो चुका था। हर तरफ से टीएमसी की दीवारें ढह रही थीं। जो मुस्लिम वोट बैंक 2021 में 95% एक तरफा टीएमसी को मिला था, उसमें भी बहुत बड़ी सेंध लग गई। टीएमसी से निकाले गए नेता हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी यानी एजेपी बना ली। कबीर ने खुलेआम कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, कुर्सी हम तय करेंगे। इस नई पार्टी ने मालदा और मुर्शिदाबाद में मुस्लिम वोटों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने नाम कर लिया और नौदा जैसी सीटों पर जीत भी दर्ज की। वोट बंटवारे के इस खेल ने बीजेपी के लिए नॉर्थ दिनाजपुर और मालदा में जीत का सीधा रास्ता खोल दिया। इस बीच बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र भरोसा शोपोथ लॉन्च किया। टीएमसी की लक्ष्मी भंडार को टक्कर देने के लिए महिलाओं को और ज्यादा पैसे देने का वादा किया। सरकारी कर्मचारियों को 7वां पे कमीशन देने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने विकास करने वाले और तेजी से आगे बढ़ते बंगाल का विजन जनता के सामने रखा। उन्होंने बंद पड़ी फैक्ट्रियों को फिर से चालू करने और रोजगार पैदा करने का पक्का वादा किया। लेकिन उनका सबसे बड़ा हथियार था दुर्गा स्क्वाड। आरजीकर और संदेश खाली की घटनाओं से डरी हुई महिलाओं को बीजेपी ने ये भरोसा दिलाया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई जाएगी। इसके साथ ही मतुआ समुदाय जैसे शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए सीएए लागू करने का ऐलान भी डंके की चोट पर कर दिया गया। बीजेपी ने पानीहाटी सीट से आरजीकर की पीड़िता की मां को अपना उम्मीदवार बनाकर पूरे राज्य को एक बेहद इमोशनल धागे से बांध दिया। लेकिन अब भी एक डर बाकी था, चुनाव के दिन होने वाली खौफनाक हिंसा। टीएमसी के गुंडे पोलिंग बूथ पर कब्जा करने के लिए तैयार बैठे थे। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने बंगाल को एक छावनी में बदल दिया था। चप्पे चप्पे पर 2,40,000 सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए थे। इतनी भारी फोर्स देखकर वो गुंडे अपने घरों में दुबक कर बैठ गए, जो पहले लोगों को धमकाकर वोट लूट लेते थे।
जब आम जनता ने देखा कि चारों तरफ पुलिस है और अब डरने की कोई बात नहीं है, तो वो बिना किसी खौफ के अपने घरों से बाहर निकल आए। बंगाल के इतिहास में पहली बार इतने ज्यादा लोगों ने एक साथ वोट डाला। 92.47% की बम्पर वोटिंग हुई। हर एक वोट उस सिस्टम के खिलाफ था जिसने युवाओं का भविष्य बेचा, जिसने महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ किया और जिसने भ्रष्टाचार का एक ऐसा सिंडिकेट बनाया जिसने राज्य को खोखला कर दिया था। 4 मई 2026 वोटों की गिनती शुरू हुई और वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 45.84% वोट हासिल किए और 206 सीटों के भारी बहुमत के साथ सत्ता पर कब्जा कर लिया। 15 सालों से राज करने वाली टीएमसी सिर्फ 81 सीटों पर सिमट कर रह गई। शहरों और आसपास के उन इलाकों में भी जनता ने टीएमसी को नकार दिया जिसे उनका सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स अभी बाकी था। भवानीपुर सीट, जहां से ममता बनर्जी ने पिछले चुनाव में 59,000 वोटों से जीत दर्ज की थी, वहां उन्हें एक बहुत ही अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। उनके पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के बाद अब उन्हें उनके ही इलाके भवानीपुर में भी 15,105 वोटों से हरा दिया। टीएमसी सरकार के ज्यादातर बड़े मंत्री चुनाव हार गए। ममता बनर्जी ने अपनी हार के बाद ईवीएम हैक होने का आरोप लगाया, लेकिन सच्चाई सबको साफ दिख रही थी। यह सिर्फ एक चुनाव के नतीजे नहीं थे, ये उस सरकार का अंत था जो कभी आम और गरीब लोगों की आवाज बनकर सत्ता में आई थी, लेकिन बाद में सत्ता के उसी गुरूर और भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई जिसे उखाड़ने का उसने वादा किया था। जिन युवाओं और महिलाओं के भरोसे टीएमसी गद्दी पर बैठी थी, आज उन्हीं लोगों ने उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। पन्ना प्रमुख वाली शानदार प्लानिंग और महिलाओं के लिए बनाए गए दुर्गा स्क्वाड ने ऐसा जाल बिछाया जिसे ममता बनर्जी कभी काट नहीं सकी। पश्चिम बंगाल ने दिखा दिया कि नेता कोई भी हो, अगर वो जनता की आवाज सुनना बंद कर दे तो जनता उसे अर्श से फर्श पर लाने में बिल्कुल देर नहीं लगाती। आज बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है और यह भारत के राजनीतिक इतिहास का वो पन्ना बन गया है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। ये कहानी है एक अहंकार के टूटने की, एक मौन क्रांति की और एक नए बंगाल की शुरुआत की। ये वीडियो उस दोस्त को शेयर करो जो मानता है कि सियासत में कोई हमेशा के लिए अजेय होता है।